Hey guys, welcome to my YouTube channel which is RJ Classes। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और जो लूसेंट एक्सप्लेन सीरीज चल रही है साइंस की, आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, मोशन एंड फ्रिक्शन और एक्सलरेशन और ग्रेविटेशन, ये सब हम कर चुके हैं। ग्रेविटेशन पे मैंने लास्ट क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देखिए और शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज पहुंच सके और सबको हेल्प मिले। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है प्रेशर। ओके, तो एक बात बताइए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रेशर। प्रेशर होता क्या है? नॉर्मली हम डेली लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए एक आयरन नेल है मेरे पास, कील हम जिसको बोलते हैं, आयरन नेल है, ठीक है, ऐसे बनी हुई है। अगर मैं, और ये वॉल है, दिस इज वॉल। आयरन नेल को जब हम दीवार में आयरन नेल को लगाते हैं, फिक्स करते हैं, तो हम हैमर से इस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं, मतलब इस फ्लैट सरफेस पर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। ये फ्लैट सरफेस है, ये पॉइंटेड सरफेस है। तो हम आयरन नील को ऐसे ही क्यों वॉल में लगाते हैं? मतलब अगर मैं इस सरफेस को उल्टा कर दूं, मतलब इस नेल को मैं उल्टा लगा दूं, फ्लैट सरफेस यहाँ आ जाए और पॉइंटेड सरफेस इधर आ जाए, तो ये जो है ये वॉल में क्यों नहीं जा सकती? मतलब, तो ये एक एग्जाम्पल है और यहां से हम सोच सकते हैं कि प्रेशर होता क्या है। देखो, प्रेशर इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या होती है प्रेशर की? प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब जो ये फोर्स मैं लगा रही हूं, ये इस एरिया पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। ये वाला फोर्स इस एरिया पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। एंड वो टर्म कहलाएगी प्रेशर, ठीक है। बिकॉज प्रेशर ऑन द पॉइंटेड साइड, अब ये हुआ क्यों ऐसे? अब जितना कम सरफेस एरिया है, यहाँ देखो प्रेशर और एरिया का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो पॉइंटेड पॉइंट, ये जो एरिया है, यहाँ पर मैं प्रेशर कितना ज्यादा लगा सकती हूँ? इस सरफेस से तो बहुत ज्यादा लगा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम होगा, और इधर इस पॉइंट पर एरिया कम है, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट। एरिया ऑफ कांटेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, जो वॉल के कांटेक्ट में है, ठीक है। इस एरिया के जो भी कांटेक्ट, वॉल के कांटेक्ट में जितना भी एरिया है, वहां पर मैं प्रेशर ज्यादा लगा सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। एंड पर्टिकुलर होना चाहिए फोर्स, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। एंड एरिया मीटर स्क्वायर, so its unit is Newton per meter square, which is called as 1 Pascal. This is SI unit. तो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ प्रेशर इज, दैट इज पास्कल, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और एग्जांपल्स देखें। मान लीजिए हम वेजिटेबल्स कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कटिंग वेजिटेबल्स। हमारे पास एक नाइफ होता है, तो एक तरफ से नाइफ शार्प होता है, एक तरफ से नाइफ ब्लंट होता है। मतलब कि, तो एक तरफ से जो नाइफ शार्प होता है, मतलब इस तरह का होता है ना नाइफ, ये नाइफ है, तो जो ये वाला एरिया ये बहुत शार्प होता है, मतलब यहां से आप देखेंगे, अब है तो ये दोनों सरफेस ही ना। अगर मैं वेजिटेबल्स को कट करने की कोशिश करूं इस वाले एरिया से, तो वो इजीली कट हो जाएंगी, इजीली कट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वेजिटेबल्स को इस वाले सरफेस से
कट करने की कोशिश करूं तो वो बहुत मुश्किल से कट होंगी, मतलब कंपैरेटिव टू दिस। ठीक है, तो ऐसा क्यों? बिकॉज जो ये शार्प एरिया है, इसका जो कांटेक्ट एरिया है, कांटेक्ट एरिया विद वेजिटेबल्स इज वेरी लेस, इज वेरी लेस। और जो यहाँ पर है वो आपने देखा होगा कि ट्राइंगुलर सा बना होता है, मतलब अलग सा पॉइंटेड सा सरफेस होता है। ठीक है, इसीलिए हम सब्जी काट पाते हैं। आप अपने घर में चाकू तो यूज करते ही होंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल काम करता है कि नहीं करता, मतलब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, ये आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जितना कम सरफेस एरिया होगा कांटेक्ट में, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। अब यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा, सो दैट हम जो ये चाकू है ये वेजिटेबल्स पर प्रेशर ज्यादा लगा सकता है, इसलिए वेजिटेबल्स कट हो सकती हैं। ठीक है, सो दीज आर एडवांटेजेस ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब ये देखो, अगर हम स्नो पे चलना चाहें, मान लीजिए ये स्नो है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल शूज पहनते हैं, वो अगर हम पहन के जाते हैं स्नो पे, मतलब जो थोड़े से पॉइंटेड से हो, है ना, ऐसे वाले शूज अगर हम इसमें पहन के जाएं स्नो में, तो हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे? क्योंकि स्नो का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज है। ठीक है, और जो नॉर्मल शूज होते हैं जिनका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होता है, मोर सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया यू कैन से, और इसमें कम है, तो कौन से वाले शूज से हम इजीली वॉक कर पाएंगे? अब देखो, कम सरफेस एरिया होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा, स्नो पर ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, पैर स्नो में ही चला जाएगा, हम चल ही नहीं पाएंगे। और अगर ज्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में है स्नो के, तो क्या प्रेशर क्या होगा? कम होगा, प्रेशर कम होगा तो फोर्स भी स्नो में कम लगेगा और हम उसमें वॉक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज हैं, इनमें हम अपने कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। तो ये देखो, प्रेशर का कॉन्सेप्ट हमें किचन में कहीं भी आप देख सकते हैं। आप स्कूल में बैग्स लेकर जाते हैं तो बैग की स्ट्रिप्स होती है वो इतनी बड़ी बड़ी, है ना, मतलब वो जितनी ज्यादा चौड़ी होती है उतनी ही ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि जो हमारे शोल्डर्स हैं इन पर जो स्ट्रैप्स होती हैं बैग की, वो इतनी बड़ी होती है, तो हमारे कंधों पर फोर्स नहीं आता, प्रेशर कम हो जाता है, बिकॉज एरिया बढ़ गया है। ठीक है, और अगर कोई हम किसी चीज को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अगर उसकी स्ट्रैप बड़ी होती है, उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, तो हम उसको इजीली पुल कर पाते हैं। अगर बहुत कम होगी तो हमारे हाथ में चुभ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा होगा जो कि हमारे हाथ पर लगेगा और वो हमें प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सो फ्लैट सरफेस शूज एंड पॉइंटेड शूज हैव बिग डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस है, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसका जो कांटेक्ट एरिया हो वो कम है तो प्रेशर ज्यादा है, तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है इन स्नो। ठीक है, और जो जिसका कांटेक्ट एरिया ज्यादा है वो हमारे लिए हेल्पफुल है। ओके, सो नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? देखो, मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जो मेरे चारों तरफ जो हवा है, जो एयर मॉलिक्यूल्स है, अब हर एक चीज का अपना एक प्रेशर बैलेंस होता है। ठीक है, तो जो चारों तरफ जो हवा है उसका, उसमें वेट है। ठीक है, उसमें वेट है, और जो अर्थ है, हम अर्थ पे ही तो है, अर्थ उस हवा को अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, बाय ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है। तो अर्थ और हवा का भी एक रिलेशन है, और जो मैं हूं और मेरे और हवा का भी एक रिलेशन होगा, कि वो हवा जो है, वो एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो मुझ पे भी फोर्स प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, और जो मेरी बॉडी है वो वापस एटमॉस्फेयर में प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो अगर मेरे अंदर का प्रेशर, हमारी बॉडी में भी हवा होती है, तो जो मेरे अंदर का प्रेशर है, मतलब एयर है, एयर का जो प्रेशर है, और जो एटमॉस्फेरिक बाहर का प्रेशर है,
ये हो गया मेरी बॉडी के अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर, और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये दोनों अगर इक्वल है तो ही मैं यहाँ इस एटमॉस्फेयर में बैठ सकती हूँ, अदरवाइज नहीं बैठ सकती। क्योंकि अगर ये इम्बैलेंस हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बहुत ज्यादा हो गया मान लो, और बॉडी का प्रेशर कम हो गया, तो कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, बॉडी विल कोलैप्स बिकॉज आपने एक चीज पढ़ी होगी, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लॉ ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर क्वांटिटी से सब्सटेंसेस फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर क्वांटिटी। ठीक है, फ्लो होता है, फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर टू लोअर क्वांटिटी। अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों में जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कई लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम, मतलब वही प्रॉब्लम हो जाती है, वहां पे खाना नहीं पका सकते हैं, जो हमारे फाउंटेन पेन होता है उससे इंक निकलने लगती है, लोगों के कानों में प्रॉब्लम हो जाती है। वो कानों में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारी बॉडी का प्रेशर है एयर का, वो इम्बैलेंस हो जाता है, वो बैलेंस्ड नहीं होता। सो दैट अब हमारी बॉडी का जो एयर प्रेशर है वो ज्यादा है, और मान लीजिए हम ऐसी जगह पे चले गए जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ठीक है, मान लीजिए हम माउंटेन्स में चले गए, वहां पर कम है, तो जो हमारे अंदर का प्रेशर है वो हायर टू लोअर, मतलब कि जो हायर प्रेशर है वो लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो करेंगी चीजें। ठीक है, तो इसलिए नाक से खून निकलना एट वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाइट पे फ्लाइट में लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, कि नाक से खून निकलने लगता है, कान कान में प्रॉब्लम हो जाते हैं, सुनाई नहीं देता, और इस तरह की चीजें होती है, तो वो प्रेशर इम्बैलेंस की वजह से होती है। हम हायर हाइट पे हम खाना नहीं पका सकते क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए वहां पर जो हमारी खाना पकाने की जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं होती है। और जो पेन से इंक लीक होती है वो किस लिए होती है? क्योंकि जो इंक का जो अंदर का जो उस पेन के अंदर का जो प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो कम है, उसमें ज्यादा है, तो हायर टू लोअर फ्लो करती है, इसलिए वो इंक जो है वो हमारी लीक हो जाती है। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक के ये एग्जाम्पल्स है सिर्फ। ठीक है, अब हम इसको मेजर कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दैट प्रेशर, atmospheric pressure is that pressure which is exerted by mercury। अब इसको मेजर करने का भी एक मेथड है, मतलब कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट कितनी होती है? तो हमने एक इसका मेथड निकाला हुआ है कि मरकरी का हम एक कॉलम लेते हैं। ठीक है, इसमें 76 mm क्वांटिटी होती है मरकरी की। ठीक है, 76 सेंटीमीटर लेंथ, जो इसकी जो लेंथ है वो 76 सेंटीमीटर होती है, और इसमें हम मरकरी को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एट 45 डिग्री लैटिट्यूड, 45 डिग्री लैटिट्यूड पे हम इसको लेके जाते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री लैटिट्यूड होना चाहिए। अब लैटिट्यूड क्या होता है? ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, सो जो ये इक्वेटर है, जो हमारी ये वाली लाइंस होती है, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, एंड जो ये वाली लाइंस होती हैं दीज आर कॉल्ड एल्टीट्यूड। ठीक है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड, एंड these standing lines are called altitude. So somewhere on this earth, on this globe, at 45 डिग्री 45 डिग्री लैटिट्यूड पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। वहां पर ये कितना, इसका कितना कहां पर मरकरी होती है? 76 सेंटीमीटर में। वहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस यूनिट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, उस वेट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, सो वेट ऑफ 76 centimeter column of mercury of cross sectional area
of 1 meter 1 centimeter square. क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए और उसका वेट 76 सेंटीमीटर कॉलम जो मरकरी है उस जगह पर कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज नोटिस्ड एज 1 bar. 1 bar is equal to 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1 atm. 1 atm इज इक्वल टू 1.01 बार. ये याद रखनी जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड 1.01 बार एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, एंड 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 760 टॉर. इसको हम क्या बोल सकते हैं, टॉर. अब प्रेशर की कितनी यूनिट्स, बार, टॉर, पास्कल. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, दैट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 टॉर. ठीक है, एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 बार एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो 1 टॉर, अब इससे क्या निकलता है, 1 टॉर इज अ प्रेशर exerted by a mercury column ठीक है, 1 torr is pressure exerted by a mercury column. ठीक है, of 1 millimeter length. 1 मिलीमीटर लेंथ में जितना मर्करी कॉलम होता है उसका प्रेशर exerted, that is called 1 torr. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं आते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमें एनवायरनमेंट का पता चलता है, हमारे एटमॉस्फेयर का पता चलता है. मतलब वेदर फोरकास्टिंग किस बेसिस पे होती है कि हमें पहले पता चल जाता है कि इस टाइम पे रेन होने वाली है, इस टाइम पे स्टॉर्म आएगा, पहले ही हमें वार्निंग्स दे दी जाती है कि अभी कोल्ड वेव चलेगी, हीट वेव चलेगी. ये सब हमें कैसे पता चलता है, प्रेशर से पता चलता है. ठीक है, प्रेशर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एनवायरनमेंट. ओके, सो पहले तो हमने पढ़ लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस विद हाइट, ऑफ कोर्स. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन बैरोमीटर. उस डिवाइस का नाम क्या है, बैरोमीटर, जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापते हैं. ठीक है, अब बैरोमीटर से हमें पता चलता है, अगर बैरोमीटर में मान लीजिए ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर के जो है यूनिट प्रेशर अगर वो सडनली फॉल हो गया, इट मीन्स स्टॉर्म का इंडिकेशन है, तूफान आने वाला है. ओके, सडन फॉल. स्लो फॉल क्या कहता है, मतलब धीरे धीरे फॉल होगा. स्लो फॉल इज इंडिकेशन ऑफ रेन, ऐसे हमें पता चलता है. और स्लो राइज इंडिकेशन ऑफ क्लियर वेदर, कि आज कुछ भी नहीं होने वाला, नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, नॉर्मल सब कुछ रहेगा. ठीक है, तो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बैरोमीटर की हमने बात कर ली है. अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर्स इन लिक्विड. एयर में हमने क्या पढ़ा था कि एयर जो है वो हर एक जगह पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, मतलब एयर इज ऑल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एवरीथिंग. ठीक है, अब मान लो ये एक मैं बैठी हूँ, ठीक है, मैं बैठी हूँ तो मेरे पे एयर प्रेशर भी है, तो जो मेरी बॉडी जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है इन द एनवायरनमेंट, इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज इक्वल इन ऑल डायमेंशंस. इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, ऊपर भी नीचे भी. अगर इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, नेट रिजल्टेंट इज नॉट जीरो. तो नॉन जीरो होगा तो मैं या इस तरफ प्रेशर ज्यादा है तो इस तरफ चली जाऊंगी, इधर ज्यादा है तो इधर चले जाऊंगी. मतलब मैं ऐसे एक सटल वे में बैठ नहीं सकती. ठीक है, अगर ऑल डायमेंशंस में इक्वल नहीं होगा. तो लिक्विड्स की अगर हम बात करें, लिक्विड में भी सेम चीज है कि मान लीजिए ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें पानी है. ठीक है,
तो यहाँ पर जो पार्टिकल है और यहाँ पर जो पार्टिकल है वो उसका प्रेशर हर एक डायरेक्शन में सेम है, ठीक है, वो सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा है इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो, इन डायमेंशन ठीक है, लेकिन अगर मैं ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर जो पार्टिकल है और यहाँ पर जो पार्टिकल है किसका ज्यादा होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, इस पॉइंट पर ज्यादा है। अब मान लीजिए ये लेयर्स है मेरे पास, ठीक है, इन लेयर्स में पानी है 1 2 3 4, 4 लेयर्स है। तो जो इस लेयर का जो डाउनवर्ड पुल है वो अर्थ की तरफ है, और अर्थ की तरफ जब जा रहा है तो ये लेयर भी बीच में आ रही है, ये लेयर भी बीच में आ रही है, ये लेयर भी बीच में आ रही है, तो इसका प्रेशर इन सारी लेयर्स पर है। फिर इसका प्रेशर भी इन सारी लेयर्स पर होगा, इसका प्रेशर भी इन सारी लेयर्स पे होगा, इसका भी इन सारी लेयर्स पे होगा। तो जो ये वाली लेयर है इस पर इन सभी का प्रेशर भी है, ठीक है, इन इस लेयर पर इन सभी का प्रेशर भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल ज्यादा प्रेशर होगा और इस पार्टिकल पर कम प्रेशर होगा, ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये है मान लीजिए, अब जिसका ज्यादा प्रेशर, अभी आप देखिए घर में हम जो पाइप यूज करते हैं, वाटर पाइप यूज करते हैं, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से पानी आ रहा है तो वो ऐसा कुछ, मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर से, और उसका छोटा सा होता है ओपनिंग, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा और बहुत दूर तक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसी वाली होता है। अगर कम प्रेशर होगी तो पानी ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है, और अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो पानी दूर तक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, अगर यहाँ पर मैं होल करूं, ये भी होल करूं, ये भी होल करूं, यहाँ भी होल करूं, तो जो इस पॉइंट पर जो पानी है वो इतनी दूर तक जाएगा, इस पॉइंट पर पानी है वो कम डिस्टेंस पे जाएगा, ये कम और कम, फिर जो ये है ये बिल्कुल ही कम। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करेगा, ठीक है। तो प्रेशर ये होता है लिक्विड्स में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ऑफ वॉल। अब जो इसमें था बीकर में मैंने पढ़ा था, तो ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये सब वॉल पर भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने हमारे में बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल आउट करते हैं, वो बैलेंस्ड होता है। तो ऐसे ही जो ये वाले पार्टिकल्स हैं ये भी वॉल्स पर फोर्स या प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कर रहे हैं। तो जैसे ही इनको थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिलेगा दे विल कम आउट, ओके। So force exerted on the unit area of wall or base of the container by the molecules of liquid is pressure of liquid. Simple. Pressure exerted by liquid at depth. मैंने जैसे वो वाला बताया था, ये वाला कंटेनर वाला, कि जितनी ज्यादा डेप्थ h, ठीक है, अगर मैं प्रेशर को देखूं तो रो एच जी, h is what, this is height, g is gravitation, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड रो इज डेंसिटी। डेंसिटी आल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। अभी एक एग्जांपल देखो, एक कंटेनर में वाटर है, एक कंटेनर में तुम क्या घी रख लो, ठीक है, किसमें ज्यादा फ्लो होगा, फ्लो ज्यादा होगा वाटर में, घी में कम होगा, क्योंकि घी इज मोर डेंस, ठीक है, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए वाटर का फ्लो ज्यादा होगा, वाटर पे प्रेशर ज्यादा होगा, घी पर कम होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। रिगार्डिंग प्रेशर देयर आर सम पॉइंट्स। नंबर 1, इन स्टैटिक लिक्विड एट सम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब कि स्टैटिक लिक्विड है, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये है मान लीजिए यहाँ पर पानी है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है हर एक पॉइंट पर सेम होगा, हर एक पॉइंट पर सेम होगा, एंड प्रेशर एट ए पॉइंट इन स्टैटिक लिक्विड हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शंस। मैंने बताया था कि हर एक डायरेक्शन में उसका प्रेशर सेम होगा।
pressure at a point in a liquid is proportional to the depth of the point from the free surface. मैंने बताया कि डेप्थ पर डिपेंड करेगा, h is depth here, and pressure at a point in a liquid is proportional to the density of a liquid. डेंसिटी पर भी करेगा, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया प्रेशर इन लिक्विड। अभी हम पास्कल लॉ की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्कल लॉ फॉर प्रेशर फॉर लिक्विड। तो इन्होंने बोला इफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज नेग्लेक्टेड, अगर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, देन pressure is same at all points. Pressure is same at all points in a liquid. बट ऐसा था नहीं ना, हमने पढ़ा था पिछले में, देखा कि बीकर में जो लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर की पे प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन ज्यादा है। इसलिए ग्रेविटेशन को अगर हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तब तो प्रेशर सब जगह सेम होगा, ठीक है। नंबर 2, इफ एन एक्सटर्नल प्रेशर is applied to an enclosed liquid, it is transmitted undiminished to every direction. मतलब कि to every direction। अगर एक्सटर्नल प्रेशर हम किसी भी एक्सक्लोज लिक्विड पर लगाते हैं, मान लीजिए एक खुला बीकर है मेरे पास, बड़ा है, उस पर मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, तो जो उस लिक्विड का जो फ्लो होगा वो इक्वल होगा, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ के 2 पॉइंट्स थे। आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने प्रेशर खत्म कर लिया है और नेक्स्ट चैप्टर होगा फ्लोटेशन, जो इसी से रिलेटेड है। ओके, तो आप इस सीरीज को एंजॉय करते रहिए और मुझे फीडबैक देते रहिए कि कैसा चल रहा है सब कुछ। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।